गरीब दर्जी भाभी के घर आई 3 अमीर नंद। सुनिए जी, वक्त कितना हो रहा है? 5 बजने वाले हैं। हे भगवान, 5 बजने वाले हैं। इन तीनों के आने का समय हो गया और मैंने अभी तक खाना बनाने की तैयारी भी शुरू नहीं की। अरे जानकी, क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? तुम्हारी नंद कोई 4 साल की छोटी बच्ची थोड़े ना है। अरे आकर खुद भी तो खाना बना सकती है। मेरे लिए तो वो तीनों अभी बच्ची ही हैं, समझिए आप। इतना कहकर जानकी अपनी सिलाई मशीन से उठती है और जाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसकी तीनों नंदें कॉलेज से घर आ जाती हैं। आज तो गर्मी में जान ही निकल गई। ये लो, इसे पियो, इसे पीकर तुम्हारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। अरे वाह भाभी, आपने हम तीनों के लिए आम पन्ना बनाया है। आपको पता है, सुबह से हमारा आम पन्ना पीने का मन कर रहा था। जानकी की तीनों नंदें खुश होकर आम पन्ना पीकर बहुत खुश होती हैं और अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर में बिजली चली जाती है, जिसके चलते उनके घर में लगा इकलौता पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। यार, इस बिजली को भी क्या अभी जाना था? इतनी मुश्किल से तो गर्मी में नींद आई थी। अपनी नंदों को गर्मी से इतना परेशान होता देख जानकी रात भर हाथ वाले पंखे से तीनों नंदों को हवा करती है, जिससे तीनों नंद गर्मी में भी आराम से ही सो पाती हैं। जानकी हमेशा तीनों नंदों को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। भाभी, आपने हमारे कॉलेज फंक्शन में पहनने के लिए सूट सिला या नहीं? आपको पता है ना, परसों हमारे कॉलेज में फंक्शन है। तुम दोनों फिक्र मत करो, कल तक तुम दोनों का तुम्हारा सूट मिल ही जाएगा। इतना कहकर जानकी सिलाई मशीन पर अपनी तीनों नंदों के सूट सिलने के लिए बैठ जाती है। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन जानकी अभी भी सिलाई मशीन से उठ नहीं रही थी। जानकी, सो जाओ, क्यों इतनी देर रात तक जागकर काम कर रही हो? बाकी का काम कल सुबह कर लेना। आप सो जाइए, बस थोड़ी देर में मेरा काम खत्म हो जाएगा। जानकी पूरी रात जागकर अपनी तीनों नंदों के लिए सूट तैयार कर लेती है, जिसे देख उसकी तीनों नंदें काफी खुश होती हैं। घर पर कोई है क्या? अरे वेदिका, तुम मुंह मीठा करो, मेरी राशि का रिश्ता हो गया है। अगले महीने उसकी शादी है, तुम्हें सहपरिवार शादी में आना होगा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, हम जरूर आएंगे। जानकी, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? वेदिका आई थी। अगले महीने वेदिका की ननंद राशि की शादी है। अब तो राशि की भी शादी हो रही है, लेकिन मैं अपनी तीनों ननंद की शादी कब करूंगी? जानकी, मैं भी इसी फिक्र में ही रहता हूँ। भगवान करे जल्द से जल्द मेरी तीनों नंदों का रिश्ता एक अच्छे घर में लग जाए। जानकी को धीरे धीरे अपनी तीनों नंदों की शादी की फिक्र सताने लगती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और पूरा परिवार शादी में जहां पहुंचता है राशि की, कि तभी एक पल्लवी नाम की औरत की नजर जानकी की तीनों नंदों पर पड़ती है। ये तीनों लड़कियां कौन हैं? हमारे पास के ही घर में रहती हैं, बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, घर के सारे कामकाज भी जानती हैं। अगर ऐसा है तो मैं इनके घर वालों से मिलना चाहूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता इन 3 लड़कियों से तय कर दूंगी। पल्लवी की बात सुन वेदिका पल्लवी को जानकी और शर्मन से मिलवाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी तीनों नंदों का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो रहा है। अब तो बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अपनी तीनों नंद का इतने बड़े और अमीर परिवार में रिश्ता हो जाने की वजह से जानकी और शर्मन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब दोनों को उन तीनों के दहेज की फिक्र सताने लगती है। पल्लवी, जो हमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन तीनों को कुछ न दें। मैं सोच रहा हूँ अपनी जमीन गिरवी रख देता हूँ, धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। मैं भी सिलाई का काम बढ़ा देती हूँ, धीरे धीरे पैसे जोड़ेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। अपनी तीनों बहनों की शादी के दहेज के लिए शर्मन जमीन को गिरवी रख देता है। वहीं अब जानकी दिन रात सिलाई के काम में जुट जाती है और दोनों भैया भाभी जल्दी पैसे जमा करके धूमधाम से अर्पिता, खुशी और माया की शादी कर देते हैं। इन तीनों बहनों का ससुराल किसी महल से कम नहीं था। इतना बड़ा घर और अमीरी देख तीनों बहनें अपनी अमीरी जिंदगी को जीने लगती हैं और धीरे धीरे अपने गरीब भैया और भाभी को भूल जाती हैं। काफी वक्त हो गया है उन तीनों से बात करे हुए, जरा उन्हें कॉल कर दीजिए। इस हफ्ते में 8 बार उन्हें कॉल कर चुका हूं, लेकिन एक बार भी तीनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया। जानकी, तो मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? वो तीनों अब बड़े घर की बहू बन चुकी हैं, इसलिए अपने गरीब भैया भाभी को भूल गई हैं। मेरी अर्पिता, माया, खुशी हमें कभी नहीं भूल सकती। आप मेरी खातिर एक बार और कॉल करिए ना। जानकी की बात सुन शर्मन जानकी को फोन बूथ पर ले जाता है। शर्मन जैसे ही अपनी बहन के ससुराल में कॉल करता है तो उसकी बहन माया कॉल कट कर देती है। ये देख उन दोनों को काफी दुख होता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ जी,
आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? जिस सेठ के पास मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, वो सेठ मुझसे इस महीने पैसे मांग रहा है। अगर इस महीने मैंने उसके सारे पैसे नहीं दिए तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। आप परेशान मत हो, हम खूब मेहनत करेंगे और उस सेठ के सारे पैसे चुका देंगे। जानकी अब दिन रात लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। शर्मन भी मजदूरी का काम शुरू कर देता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी शर्मन जानकी सेठ के सारे पैसे नहीं चुका पाते, जिससे सेठ उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सदमा शर्मन से बर्दाश्त नहीं होता और अब धीरे धीरे शर्मन बीमार पड़ने लग जाता है। आप दवाई खा लीजिए, वरना आप ठीक कैसे होंगे? अरे ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पहले बहनों ने पराया कर दिया और अब भगवान ने सब छीन लिया। मुझे माफ कर देना जानकी, मैं कभी तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। शर्मन की तबीयत खराब होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। वहीं अब जानकी का दर्जी का काम भी धीरे धीरे कम होने लगा था, जिसके चलते जानकी शहर जाकर एक मॉल के अंदर लोगों के कपड़े सिलने का काम करती है। रोज 2 घंटे कड़ी धूप में पैदल चलकर शहर जाना और वापस आना जानकी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने पति के लिए जानकी ये परेशानी भी उठाती है। जहां एक तरफ दोनों भैया भाभी गर्मी और गरीबी से जूझ रहे थे, वहीं तीनों नंद। इस गर्मी के मौसम में स्विमिंग करने का तो मजा ही अलग है। मैं सोच रही थी शाम को हम लोग मूवी और शॉपिंग के लिए चलते हैं। ग्रेट आइडिया, और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। तीनों नंद जल्दी से तैयार होती हैं और मूवी देखने के लिए जाती हैं, जहां उसके बाद वो ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। यह है आपका बिल और आपके बैग। अगर आपको अपनी ड्रेस की फिटिंग करवानी है तो आगे की तरफ एक दर्जी है, आप वहां जाकर अपनी ड्रेस को फिट करवा लीजिए। तीनों नंदे अपनी ड्रेस फिट करवाने के लिए उस दर्जी के पास जाने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि वो दर्जी कोई और नहीं बल्कि उनकी ही भाभी है। जानकी की हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और हाथ पैरों पर भी गर्मी की वजह से एलर्जी और दाने हो गए थे। ये देखकर, ये क्या, ये हमारी भाभी की कैसी हालत हो गई है? क्या ये सच में हमारी भाभी है? तीनों नंदे अब अपनी भाभी का पीछा करती हैं और देखती हैं कि कैसे उनकी भाभी 2 घंटे धूप में चलकर अपने घर पहुंचती हैं। वहीं तीनों नंदे भी अपने मायके पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें उनकी पड़ोसन शशि मिलती है। आ गई तुम तीनों। मतलबी से मतलबी लोग देखे हैं, लेकिन तुम तीनों जैसा आज तक नहीं देखा। तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे लिए अपनी जमीन बेची। दिन रात तुम्हारी भाभी ने दर्जी का काम करके तुम्हारी धूमधाम से शादी की, और तुम तीनों तो ससुराल जाकर उन दोनों को भूल ही गई। आज इन दोनों की जो हालत है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। शशि की बात सुन तीनों नंद चुपके से देखती हैं कि कैसे उनके भैया भाभी गरीबी में मर मर कर जी रहे हैं। ये देख उन तीनों को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन वो तीनों एक बड़े से ट्रक में एसी, कूलर, फ्रिज और ढेर सारा सामान लेकर अपने मायके पहुंचती हैं। अपनी तीनों नंद को देख जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे यकीन था कि मेरी तीनों ननद मुझसे मिलने जरूर आएंगी। आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। हम नहीं जानते थे कि आप लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है। इतने सारे पैसे और इतना अच्छे ससुराल देखकर हम तीनों तो आप दोनों को भूल ही गए। हमारे लिए आपने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी और हम मतलबी हो गए। हम तो माफी के भी लायक नहीं है। नहीं खुशी, माया, अर्पिता, ऐसा मत कहो। तुम तीनों तो हमारी जान हो। हम भला कभी तुमसे गुस्सा हो सकते हैं क्या? इतना कहकर जानकी अपनी तीनों नंद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो तीनों जो सामान लाई थी वो सब अपने भैया भाभी को दे देती हैं। इसी के साथ अपने भैया का इलाज करवाकर सेठ से उनकी जमीन भी छुड़वा लेती हैं और अब अपने भाभी को एक बड़ा सा बुटीक खोल कर देती हैं, जिससे वो कई औरतों के साथ सिलाई का काम करती हैं और हर महीने तीनों नंद अपने भैया भाभी से मिलने के लिए भी आती हैं और अब सब खुशी खुशी रहते हैं।